वीडियो का अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो पोम खत्म करी थी, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यहां पे एक बार और बता दूं, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील का मतलब क्या है? गहरी नींद ने मेरी आत्मा पे सील लगा दी, मोहर लगा दी। गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील खत्म कर दिया। बताया था मैंने 5 लूसी पोम्स लिखी थी, उसका मैंने बताया था कोड वर्ड कैसे आपको ध्यान रखना है, डीपली ज्यादा नहीं जाना है। और ये एलिजी थी, 8 लाइन पोम थी, केवल 8 लाइन पोम थी। अब यहां पे क्या है? In what part of a poem a slumber did my spirit see as the death occurs? जो लूसी है उसकी डेथ हो जाती है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं लूसी की डेथ हो गई है और अब वो नेचर का पार्ट हो गई है। डेथ ऐसी चीज है जो आनी ही आनी है। तो कहां पे हुई है? बिटवीन द टू स्टैंजास। इसमें केवल 2 स्टैंजास हैं, एक 4 लाइन का स्टैंजा और फिर 4 लाइन का। 8 लाइन की पोम है। लास्ट स्टैंजा में हुई है, इन द लास्ट लाइन में हुई है, इन द फर्स्ट स्टैंजा में हुई है। ये बिटवीन द टू स्टैंजास है, जो 2 स्टैंजास हैं उनके बीच में लूसी की डेथ का जिक्र है। विच ऑफ द पोएट्स वर्क डिड वर्ड्सवर्थ नॉट एडमायर? बता चुका हूं मैं, इसे आप पहले खुद देखो। कई चीजें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो रोमांटिक एज के पोएट थे और वो बात करते थे कि लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, साधारण लोगों के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन से ऐसे पोएट थे जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे पसंद नहीं करते थे? यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूं मैं, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो थे वो न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज के पोएट थे। अलेक्जेंडर पोप ने सटायरिकल पोएम्स लिखी, किंग्स क्वींस के ऊपर लिखा, ऑक हीरोइक लिखी जिसमें सोसाइटी का मजाक बनाया था। अलेक्जेंडर पोप की जो लैंग्वेज जो थी वो आर्टिफिशियल थी, बनावटी थी। अगर हम किसी पोम को लिखें या पढ़ें, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोम क्या है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, कोई बच्चा समझ जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की कई पोम्स ऐसी हैं जो बहुत सिंपल हैं, हालांकि दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने जो था उस समय लिखी थी जब इंग्लिश का थोड़ा सा अलग रूप था, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखी थी। लेकिन अलेक्जेंडर पोप की पोम पढ़े बहुत दिक्कत होती है, कई बार हमें समझ में नहीं आता इस वर्ड का मतलब क्या है। तो लैंग्वेज जो थी इनकी पोम में आर्टिफिशियल थी और इस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ इनकी पोम्स को पसंद नहीं करते थे। वॉज वर्ड्सवर्थ अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट? अब यहाँ पे क्या है? क्या वर्ड्सवर्थ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे? वर्ड्सवर्थ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे। प्रिल्यूड में बकायदा जिक्र भी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी थी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नो, तो मतलब ही खत्म हो जाता है, ये भी नो है। यस ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो ग्रेजुएट हुए ही नहीं थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1791 में इन्होंने ग्रेजुएशन करा था। और जिस कॉलेज से करा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसके एफिलेटेड कॉलेज थे, तो जिस कॉलेज से करा था वो था सेंट जॉन्स कॉलेज। सेंट जॉन्स कॉलेज से विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1791 में ग्रेजुएशन करा था। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ रिसीव एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यहां पे। 1837, 1838, 1839, 1821, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पहले थोड़ा सा डेट को बदला देता हूं मैं आपको। 1838 में विलियम वर्ड्सवर्थ को ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी और ये मिली थी डरहम यूनिवर्सिटी से। डरहम यूनिवर्सिटी से मिली थी। ये जो डिग्री मिली थी इन्हें, ये सिविल लॉ के ऊपर मिली थी, सिविल लॉ। इसके अगले साल 1838 में डरहम यूनिवर्सिटी से विलियम वर्ड्सवर्थ को सिविल लॉ की ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। बाद में 1839 में विलियम वर्ड्सवर्थ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी सिविल लॉ में ही। यहां पे जब विलियम वर्ड्सवर्थ गए थे अटेंड करने सेमिनार को, तो जॉन कैबले एक बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसफर का है, उन्होंने इनके लिए कहा था पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी। जॉन कैबले ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनके लिए कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पोएट। वर्ड्सवर्थ पोम डेडिकेटेड टू द एल्डेस्ट सन ऑफ कॉलेज इज? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखो, इसका मैं आंसर पहले नहीं बतला रहा हूं, इसमें छिपा हुआ है। कई आंसर तो हमारे जो होते हैं पोम्स में, क्वेश्चन में ही होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनके फ्रेंड थे कॉलेज, कॉलेज के घर पे जाया करते थे। कॉलेज का बेटा था,
वो अक्सर बीमार रहता था, तो कॉलेज और उनकी वाइफ अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोम लिखी थी जो उन्होंने डेडिकेट करी थी कॉलेज के बेटे के लिए। अब यहां पर जो है टू एससी 6 years ओल्ड, अब यहां पे विलियम कॉलेज है, कॉलेज का बेटा क्या होगा, कॉलेज। अब देखो ऑप्शन से ही पता लग गया, कॉलेज। तो जो बेटा है उसका नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है एस सी, यहाँ पे एच कुछ भी हो सकता है, मैं नाम में नहीं जा रहा हूँ, ये पूछा भी नहीं आएगा, ये लिखा हुआ कॉलेज। तो कॉलेज के बेटे को ये उन्होंने एक पोम लिखी थी और इस पोम का टाइटल था टू एस सी 6 year old। ये जो लड़का था कॉलेज का जिसके लिए उस समय उन्होंने पोम लिखी थी, डेडिकेट करी थी, समर्पित करी थी, उसका पोएम का टाइटल था टू एस सी और वो 6 साल का था। जिससे ध्यान रखिएगा, जो ये कॉलेज का बेटा था जिसका नाम शॉर्ट में एच और सी, कॉलेज, ये बीमार रहता था तो इसके लिए ना पोम लिखी थी, घर पे आते थे और इस बच्चे को बहुत माइन्यूटली विलियम वर्ड्सवर्थ देखते थे। ये बच्चा था कॉलेज का, ये अपने खिलौनों के साथ में खेलता था, कभी हंसने लगता था, कभी रोने लगता था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कल्पना करी कि जो बच्चा होता है वो बिना किसी कारण के हंस रहा है और बिना किसी कारण के रो रहा है, इसका मतलब पुनर्जन्म, पैदा होने से पहले वो ईश्वर के घर में होगा और वहां की कल्पना कर रहा है, वो वहां की कल्पना कर रहा है, उसके बारे में सोच के कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी खिलौनों को अपने खास पैटर्न में रख रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है। तो जो पिछले जन्म में जब वो ईश्वर के घर में था उसके बारे में सोचा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कॉलेज के बेटे को देखकर सोचकर एक पोम लिखी थी, ओड, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी क्या होता है, अमरता, अमरता के सूचना। इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये पूरा नाम है। ये जो पोम लिखी थी ये कॉलेज का जो बेटा था उसको देखकर प्रभावित होकर ये पोम लिखी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आपके इसमें 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। Why was Wordsworth accused of being a lost leader? मैं बता चुका हूं, अब इसका आप आंसर पहले देखो खुद। वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर क्यों कहा गया? वर्ड्सवर्थ जो थे, बिकॉज ही गेव अप द रीजन ऑफ सपोर्टिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बिकॉज ही बिगेन डिसअपॉइंटिंग द यंगर रोमांटिक पोएट्स, ऐसा कुछ नहीं है, रोमांटिक पोएट्स को तो कोई डिसअपॉइंट करा ही नहीं था। बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरेटशिप ऑफ इंग्लैंड, ये सही है, मैं इसको बता चुका हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया, तो जब पोएट लॉरेट बनाया गया तो जो बाकी के पोएट थे उन्होंने क्रिटिसाइज करा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने प्रकृति की बात करी थी, प्रकृति के बारे में लिखनी चाहिए, साधारण लोगों के लिए लिखना चाहिए। अब पोएट लॉरेट बन गए। पोएट लॉरेट का मतलब क्या है? पोएट लॉरेट का मतलब हो गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ अब किंग्स क्वींस जो ऑफिशियल फंक्शन है, ऑफिशियल फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ऑफिशियल ऑफिस से बनाए, जो ऑफिशियल फंक्शन है, सेरेमनीज है, उनके ऊपर लिखेंगे। ये तो अपोजिट हो गया, जो उनके प्रिंसिपल थे वो उसके अपोजिट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको क्रिटिसाइज करा था, एक पोएम लिखी थी द लॉस्ट लीडर। एक टर्म भी बनकर आया, ऐसा लीडर, ऐसा नेता जिसने अपने प्रिंसिपल को त्याग दिया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा था। और ये पोम जो था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरेट बनने का सोच लिया तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा। यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं। पोएट लॉरेट मैंने बताया, जैसे नोबेल लॉरेट होता है, लॉरेट जो होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कोई सम्मान मिला हो, और लॉरेट वर्ड बना है लॉरेल से। लॉरेल एक तरह की पत्तियां होती हैं। ग्रीस में जब कोई विजेता, मैं बात कर रहा हूँ 2000 साल पहले, उससे पहले जब ओलंपिक्स के खेल होते थे, जब कोई जीतता था तो उसके सर पे पत्तियों का ताज बनाया जाता था। तो लॉरेल की पत्तियों से एक ताज बनाया जाता था। तो लॉरेट बना है ऐसा व्यक्ति जिसे सम्मान मिला हो। तो यहाँ पे पोएट लॉरेट ऐसा व्यक्ति जो राजकवि हो। सबसे पहले जो पोएट लॉरेट माने आते हैं वो बेन जॉनसन थे। बेन जॉनसन को 1616 में पोएट लॉरेट बनाया गया, लेकिन ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, ये केवल एक पेंशन दी गई थी। ऑफिशियली तौर पे जब एक साइन करके लेटर पहुंचता है, वो सबसे पहले बने थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को सबसे पहला पोएट लॉरेट बनाया गया, कब? 1668 में। इस समय इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स सेकंड। तो सबसे पहले पोएट लॉरेट जॉन ड्राइडन थे। इन्होंने ऑफिशियल फंक्शंस के ऊपर पोएम लिखना शुरू करी। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले कौन से थे पोएट लॉरेट पूछा गया हुआ है? ये था रॉबर्ट साउदी।
ये लेक पोएट्स भी कहलाते हैं, लेक पोएट्स भी। रॉबर्ट साउदी की डेथ हुई थी 1843 में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो 1843 में पोएट लॉरियट बने और अपनी डेथ तक रहे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में जो पोएट लॉरियट बने वो थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये 1850 से लेके 1892 बहुत लंबे समय तक रहे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत ऊंचे दर्जे के पोएट थे। तो जब इनकी डेथ हुई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो समझ में नहीं आप किसे पोएट लॉरियट बनाए, राजकवि किसे बनाए, कंफ्यूजन रहा, 4 साल तक पता ही नहीं लगा कैसे बनाए। बाद में, इनके बाद में 1896 में 1896 में अल्फ्रेड ऑस्टिन को पोएट लॉरियट बनाया गया। इस समय पोएट लॉरियट है, लेकिन वो जनरली पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बतला दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट लॉरियट बनना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने मना करा था। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं ऑफिशियल फंक्शंस के ऊपर कैसे लिखूंगा। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड कहा था, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि भाई तुम पोएट लॉरियट बन जाओ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने मना करा। भाई 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं बन सकता, पहले मना करा था। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, तुमसे कोई, हम जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें रिक्वायर्ड, जो हम तुमसे कहें कि ये करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमें तुमसे, आप सिर्फ केवल पोएट लॉरियट बन जाओ, राजकवि बन जाओ। आपको ये नहीं है कि आपको कोई ऑफिशियल पोम लिखनी है, कि आपको किसी समारोह के ऊपर लिखनी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अकेले ऐसे पोएट लॉरियट हैं जिन्होंने किसी ऑफिशियल सेरेमनीज, ऑफिशियल फंक्शन के ऊपर कोई पोम नहीं लिखी, बाकी सब ने लिखी है। तो यहाँ पे ये लाइंस जो है प्राइम मिनिस्टर ने कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कि तुम पोएट लॉरियट बन जाओ और तुमसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ लिखने की ऑफिशियल फंक्शन के ऊपर। इसे आप रीड करो पहले। एंटेगनाइज बाय व्हाट ही कंसीडर्ड, एंटेगनाइज माने होता है विपरीत होना, नाराज होना, गुस्सा होना। इसके ऑप्शंस को आप रीड करो। एंटेगनाइज बाय व्हाट ही कंसीडर्ड टू बी द प्रोविंशियलिटी ऑफ द लेक पोएट्स, बायरन, लॉर्ड बायरन wrote the preface to which of his works as a rebuke to Wordsworth's own introduction to the thorn। पहले यहाँ पे हम पोम का जो ये क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एंटेगनाइज्ड बाय, जो यहाँ पे लॉर्ड बायरन थे वो थोड़ा एंटेगनाइज, गुस्सा हो गए, उनके अंदर एक गुस्सा था। व्हाट ही कंसीडर टू बी द प्रोविंशियलिटी ऑफ लेक पोएट्स, जो लेक पोएट्स थे, लेक पोएट्स कौन कौन से थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, कॉलेज थे और रॉबर्ट साउदी थे। लेक पोएट्स जो थे जिन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लिखा, खूबसूरती के ऊपर लिखा, उनकी प्रोविंशियलिटी से गुस्सा होगा। प्रोविंशियलिटी क्या होता है, प्रोविंस, प्रांतीयता। जो लेक पोएट्स थे उन्होंने केवल एक जगह की नेचर के ऊपर लिखा, लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। लेक डिस्ट्रिक्ट की जो नेचर है वो बहुत ही अच्छी है, पहाड़ है, झरना है, कभी कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे आंधी तूफान आए या वहां पे लोग मर जाएं। तो इस चीज से नाराज थे कि तुमने केवल एक जगह की नेचर के ऊपर लिखा, जहां पे ज्यादा दिक्कत होती, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, लोग परेशान, उसके ऊपर तो लिखा ही नहीं, केवल छोटे से एरिया के ऊपर लिखा। तो छोटी सी जगह के ऊपर जो पोम लिखी थी उससे नाराज होकर बायरन ने प्रीफेस लिखा था अपने एक वर्क में एज ए रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ, जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ को रिब्यूक करा था, एक तरह डांटा था, क्रिटिसाइज करा था। प्रीफेस क्या होता है, जो लॉर्ड बायरन ने एक पोम लिखी थी, बहुत लंबी पोम थी, एपिक पोम, सटायरिक एपिक पोम लिखी थी लॉर्ड बायरन ने, सटायरिकल एपिक पोम। मैं सटायरिकल नहीं लिख रहा हूं, एपिक पोएम लिख रहा हूं, सटायरिकल। उसमें कई चीजों को क्रिटिसाइज करा था, उस समय सोसाइटी को क्रिटिसाइज करा था, क्वेश्चन अनइंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत लंबी एपिक पोएम लिखी थी लॉर्ड बायरन ने, और इसके प्रीफेस में, शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में, लॉर्ड बायरन ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम थी द थॉर्न, मैं एमसीक्यू में करा चुका हूं ये द थॉर्न, द थॉर्न को क्रिटिसाइज करा था। तो ऐसे कौन से एपिक पोम में लॉर्ड बायरन ने क्रिटिसाइज करा था? लॉर्ड बायरन ने डॉन जुआन लिखी थी, एपिक पोम है, और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करा था। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को के लिए कहा था
इट इज हिज पोएट्री एट लीस्ट बाई हिज असर्शन। ये लाइन लिखी है पोम में, इट इज को एस लिखते हैं, टी आई एस, इट इज को टी आई एस करके लिखते हैं। तो ये प्रीफेस में एक लाइन लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, इट इज हिज पोएट्री, ये पोएट्री है विलियम वर्ड, यहाँ पे लॉर्ड बायरन कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है एटलीस्ट कम से कम बाय हिज असर्शन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री लिखते हैं वो उनके अनुसार, उनके दावे के अनुसार पोएट्री है, मींस वो उनके दावे के अनुसार पोएट्री, लेकिन मेरे हिसाब से वो पोएट्री है ही नहीं। तो इस लाइन में लॉर्ड बायरन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और कौन सी लाइन लिखी है, इट इज हिज पोएट्री एटलीस्ट बाय हिज असर्शन, जो हिज आया वर्ड्सवर्थ के लिए, वर्ड्सवर्थ के दावे के कम से कम अनुसार पोएट्री है, उनके दावे के अनुसार, वर्ड्सवर्थ के अनुसार ये पोएट्री है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पोएट्री है ही नहीं। लॉर्ड बायरन ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कई बार क्रिटिसाइज करा था, यहां तक कि एक बार टर्ड्सवर्थ भी कहा था। टर्ड्सवर्थ मैंने बतलाया था, टर्ड्सवर्थ का मतलब क्या होता है, द ईयर व्हेन वर्ड्सवर्थ बिगैन राइटिंग हिज ओनली प्ले द बॉर्डर्स। अब इसको समझो कौन सा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने केवल एक ही प्ले लिखा था, द बॉर्डर्स। ये जो बॉर्डर जो था ये कौन से ईयर में उन्होंने लिखना शुरू करा था। बॉर्डर्स के बारे में खासियत है, अच्छा नाम से क्या पता लग रहा है, एक सीमा की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस जो प्ले लिखा था इन्होंने, ये 5 एक्ट प्ले था। थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। 5 एक्ट, जनरली 5 एक्ट ही लिखे आते हैं, लेकिन जो वर्स प्ले होते हैं उनको हम शॉर्ट, कई बार जो राइटर्स होते हैं ना कम एक्ट में भी लिखते हैं। ये 5 एक्ट प्ले है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये 5 एक्ट प्ले, ये वर्स प्ले छंद में लिखा गया है, एक तरीके से आप पोएट्री की तरह पढ़ सकते हो। और ये ब्लैंक वर्स में है, हालांकि ब्लैंक वर्स को अपने हिसाब से उन्होंने यूज करा है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिए, 5 एक्ट प्ले, द बॉर्डर्स, वर्स प्ले, और ये ब्लैंक वर्स में लिखा है। अच्छा बॉर्डर से मतलब क्या है, ये जो प्ले विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, इंग्लैंड के राजा थे हेनरी थर्ड, हेनरी थर्ड के कार्यकाल के समय इसकी कहानी सेट है। उस समय इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी, बॉर्डर एरियाज थे, बॉर्डर एरियाज थे, वहां पे लड़ाई चल रही थी। तो उस लड़ाई का जिक्र है इस प्ले में। ये पोम, ये जो वर्स प्ले था विलियम वर्ड्सवर्थ का अकेला, ये 1795 और 96 में इन्होंने लिखना शुरू करा था। और ये पब्लिश या कहें तो इसे जो था एक्ट करा गया था वो था 1842 में। ध्यान रखिएगा कितना लंबा समय हुआ है, 1795-96 में इन्होंने लिखना शुरू करा। जब इन्होंने लिख लिया तो बाद में ये गए पब्लिशर के पास में, और इन्होंने जो था स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बात करी, जो स्टेज मैनेजर्स होते हैं उन्होंने पढ़ा, उन्होंने क्रिटिसाइज करा। एक तो वर्स प्ले को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, और इसकी जो कहानी थी वो भी कोई इतनी खास नहीं थी, बोरिंग थी। तो इसको काफी समय तक जो था पब्लिश ही नहीं करा, और ना ही इसको जो था कभी एक्ट करा गया। 1842 में कहीं जाकर ये पब्लिश हुआ और इसे जो था थिएटर में एक्ट करवाया गया। क्वेश्चन, अ पोम डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन 1843 एज अ पिक्चर ऑफ माय डॉटर इज। अब इसका आंसर आप देखिए, ये जो पोम है अनइंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिएगा। ये पोम जो है वर्ड्सवर्थ ने 1843 में अपने डॉटर के पिक्चर के तौर पे एक याद में लिखी थी। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड 3 years ओल्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक डॉटर थी जो 1812 में, 2 बच्चे इनके 1812 में खत्म हुए थे, तो इनकी याद में इन्होंने कुछ पोएम लिखी थी। पोएम बिल्कुल भी खास नहीं है, बस आप ध्यान रखिए ये पोएम अपने डॉटर की याद में इन्होंने लिखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड 3 years ओल्ड। A poem inspired by his daughter Catherine, who died 2 years 1812 before the poem was written। अब इसे आप देखो, ये जो पोम है ये कैथरीन, इनकी एक डॉटर थी कैथरीन, उसकी याद में लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ के 5 बच्चे थे, इसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। 2 बच्चों की डेथ 1812 में हुई थी, और एक पोएम इन्होंने लिखी थी अपने डॉटर कैथरीन की याद में, सरप्राइज्ड बाय जॉय। इसकी लाइन्स हैं कुछ, मैं आपको बतलाऊंगा। ये जो पोम है सरप्राइज्ड बाय जॉय, ये एक तरीके से कह सकते हैं अपने डॉटर की याद में लिखी है, एलेजी है। 1802 की विलियम वर्ड्सवर्थ में, 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे, वहां पे उन्होंने अपनी जो वाइफ थी एनेट वेलन, उसको बताया था वो शादी करने वाले, कुछ पैसा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में 1802 में ये आए वापस इंग्लैंड में, और इन्होंने अपनी कजन
मैरी हचिनसन, बस मैरी से ध्यान रखना, वैसे तो लिख दे रहा हूं मैं हचिनसन, उससे मैरिज करी 1802 में। इनके 5 बच्चे हुए थे, 5 बच्चों में से केवल 3 ही जिंदा रहे। इनके जो बच्चों के नाम है जॉन, हालांकि बच्चों के नाम पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हमें कम से कम ये होता है कि पता होना चाहिए। जॉन, डोरा, थॉमस, कैथरीन, कैथरीन CATHERINE कैथरीन, और विली, विलियम। ये थॉमस और कैथरीन, इनकी 1812 में डेथ हो गई थी, 1812 में डेथ हो गई दोनों की, इन दोनों बच्चों की एक साथ डेथ हुई थी। जॉन, इनका पूरा नाम, जो एक बड़े बेटे थे इनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, दूसरे का डोरा वर्ड्सवर्थ डॉटर है, एक विली विलियम वर्ड्सवर्थ। ये 5 बच्चे थे जिनमें 2 की इनकी डेथ हो गई थी। तो सरप्राइज बाय जॉय जो है ये एक तरीके से एलिजी है, और अपनी डॉटर कैथरीन की इन्होंने याद में ये पोम लिखी थी। ये जो पोम है सरप्राइज बाय जॉय, इसकी कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारी पोम्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊं या आप पढ़ने बैठ जाओ तो कुछ तैयार नहीं होता सिलेबस। सिलेबस का मतलब क्या होता है, हम वो चीज तैयार करें कम से कम समय में ज्यादा चीजें तैयार हो। ये नहीं कि मैं 10 बुक लेके बैठ जाऊं और आपको कहूँ ये कर लो ये कर लो, उससे तैयारी नहीं होती। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें तैयार होनी चाहिए। तो ये पोम बहुत लेंदी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये फर्स्ट लाइन है और ये टाइटल भी है, सरप्राइज बाय जॉय इम्पेशेंट एज द विंड। अब विलियम वर्ड्सवर्थ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं आई वॉज, मैं सरप्राइज था जॉय से, मैं खुशी से सरप्राइज था। आई वॉज इम्पेशेंट एज द विंड, और मैं इम्पेशेंट था, उत्सुक था, विंड की तरह, हवा की तरह उत्सुक था। मैं खुशी से उत्साहित था, मैं खुशी से सरप्राइज था, और मैं हवा की तरह उत्सुक था। क्यों था उत्सुक? आई टर्न टू शेयर द ट्रांसपोर्ट, मैं जो खुशी थी वो शेयर करना चाहता था। अब यहां पे जो ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट से मतलब है पहले वो दुखी बैठे हुए थे, बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है किसी वजह से खुशी, उनके अंदर खुशी का संचार हुआ, तो वो कह रहे हैं मैं मुड़ा शेयर करने, ये जो खुशी वाली जो चीज थी जॉय, इसको मैं शेयर करना चाहता था। द ट्रांसपोर्ट, जो बदलाव हुआ था खुशी का, उसको मैं शेयर करना चाहता था। अब विलियम वर्ड्सवर्थ को ध्यान आया कि मैं शेयर करना चाहता था, ओ लेकिन ये तो दुख की बात है, विद हुम, किसके साथ शेयर करूं? या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लगा हुआ नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लगा रहा हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ सोचते हैं ओ किसके साथ करूं, विद हुम, किसके साथ शेयर करूं? बट दी, लेकिन तुम, दी यहां पे कौन है? कैथरीन, जो उनकी डॉटर जिसकी 1812 में डेथ हो गई, और इसकी याद में ये पोम लिखी है। पोम का नाम क्या है? सरप्राइज्ड बाय जॉय। वो कहते हैं बट दी, लेकिन कैथरीन तुम, लॉन्ग बैरिड इन द साइलेंट टूम, तुम कब्र में, टूम मीन्स कब्र, तुम कब्र में, लॉन्ग बैरिड, काफी समय पहले तुम्हें दफना दिया गया, बैरिड तुम्हें दफना दिया, साइलेंट टूम में, एक साइलेंट चुपचाप टूम में दफना दिया गया। अब बीच की लाइंस मैंने छोड़ी, यहां डॉट डॉट लगा दिया। बट हाउ कुड आई फॉरगेट दी, कैथरीन के लिए आया दी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं कैथरीन, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। लाइंस छोड़ी है मैंने। नोइंग माई हार्ट्स बेस्ट ट्रेजर वॉज नो मोर, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई नो, मैं जानता हूं, मेरे हार्ट का, हृदय का सबसे जो कीमती ट्रेजर है, मेरे हार्ट, मेरे, मैं जानता हूं मेरे हार्ट का सबसे जो कीमती खजाना है वो अब नहीं है, वो अब जिंदा नहीं है, नो मोर, उसकी अब डेथ हो गई। जो मेरे हार्ट का सबसे कीमती खजाना, जो बिलव्ड है कैथरीन तुम हो डॉटर, वो अब जिंदा नहीं है। दैट नीदर प्रेजेंट टाइम, ना ही, नीदर, नीदर ना ही प्रेजेंट, ना ही वर्तमान समय, नॉर ईयर्स, और ना ही अनबॉर्न, अनबॉर्न आने वाला समय, और ना ही आने वाला समय जिंदा कर सकता है। ये आगे की लाइन है, ना ही प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय, और ना ही आने वाला समय जिंदा कर सकता। अब ये आगे की लाइन में, पुट टू माई साइट दैट हेवनली फेस रिस्टोर, माई साइट जो मेरी दृष्टि है, हेवनली फेस, तुम्हारा जो हेवनली फेस है, स्वर्गीय चेहरा है कैथरीन, तुम्हारा जो स्वर्गीय चेहरा है वो मेरी दृष्टि को कैसे रिस्टोर हो जाए, मैं तुम्हारी जो हेवनली फेस है उसको कैसे देख पाऊं, रिस्टोर कर पाऊं। मेरी डेथ हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे दोबारा से तुम्हारे चेहरे को देख पाऊं, रिस्टोर कर पाऊं, हेवनली फेस। तो यहाँ पे हेवनली फेस किसके लिए आया है? विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर कैथरीन के लिए, जिसके 1812 में डेथ हो गई। तो इसकी फर्स्ट लाइन है पोम की, सरप्राइज बाय जॉय की, सरप्राइज बाय जॉय इम्पेशेंट एज द विंड।
अब ओ विद टूम, इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द लिरिकल बैलेट्स वर मोर एप्रिशिएटेड इन, लिरिकल बैलेट्स कब लिखी गई थी? 1798 में। 1798 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिरिकल बैलेट्स लिखी थी तो उसे पसंद करा गया, और रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है कि 1798 में हुई थी। ये लिरिकल बैलेट्स बाद में अमेरिका में भी पब्लिश हुई, और इंग्लैंड से ज्यादा, ब्रिटेन से ज्यादा अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर हुई। तो अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर हुई। इंग्लैंड में कब हुई थी? इंग्लैंड की बात हो रहा है तो इंग्लैंड एक जगह है ब्रिटेन की, तो चाहे मैं इंग्लैंड को चाहे ब्रिटेन को, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रिटेन में कब पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट? 1798 में। और अमेरिका में हुई थी 1802 में, ध्यान रखिएगा। और अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर हुई थी लिरिकल बैलेट्स। (22) Who said Wordsworth has not only sight but insight? इसका बहुत डीप मीनिंग है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। किसने कहा था वर्ड्सवर्थ के लिए कि वर्ड्सवर्थ की केवल साइट ही नहीं है, साइट मींस कहते हैं निगाह, निगाह हम देखते हैं, बट इनसाइड, लेकिन इनसाइड भी है। इनसाइड क्या? बारीक चीज, वो केवल देखते नहीं है, उनकी एक बारीक निगाह भी है। अब बारीक निगाह से मतलब क्या है? बच्चा खेल रहा है, उन्होंने बारीकी से ऑब्जर्व करा, बच्चा जो है कुछ प्लानिंग कर रहा है, खिलौने रख कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ उसका दिमाग में चल रहा है, तो ये इंसाइट है। किसी लड़की को देखा, अब वो कल्पना कर रही है, ये लड़की जो है गा रही है, हो सकता है ये किसी दुख भरे सॉन्ग को गा रही हो या किसी पुरानी घटना के बारे में गा रही हो, तो इंसाइट है। तो ये किसने कहा था? ये जो क्वेश्चन होते हैं किसने कहा, ये थोड़ा दिक्कत कर, इनमें हमें रटना ही पड़ता है। ये लॉन्ग, ये बी नहीं है, बी नहीं है, लॉन्ग ने कहा था कि वर्ड्सवर्थ की केवल साइट ही नहीं है, दृष्टि नहीं है, बल्कि इंसाइट, बारीक निगाह भी है।